welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to discuss the MCQs or multiple choice questions with solutions of class 10th histories chapter 1st, which is the rise of nationalism in Europe. So let's begin. First question, who was Frederick Sorio? तो Frederick Sorio कौन था? Answer is A. French artist. ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने ये सामने पेंटिंग जो है उसे बनाया था. Next question, a vision of a society that is so ideal that it is unlikely to actually exist is known as. ऐसा विजन सोसाइटी का जो कि इतना आदर्श हो कि वो एक्चुअली में रियलिटी में संभव ही ना हो, एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? आंसर इज बी, यूटोपियन. तो अभी जो हमने पिछले क्वेश्चन में फेडरिक सोरियो की पेंटिंग के बारे में डिस्कस किया था वो क्या था, एक यूटोपियन विजन ही था जिसमें शो किया गया है कि सारे कंट्रीज़ जो हैं वो एक साथ हारमनी में हैं और स्टैचू ऑफ लिबर्टी को वहाँ पे दिखाया गया है जिसे वो सब होमेज पे करते हुए जा रहे हैं एक लाइन से. और उस समय जर्मनी और इटली जो कि यूनिफाइड नेशंस नहीं थे उन्हें भी देखा गया है, विजन किया गया है कि वो एक नेशन स्टेट के अंदर यूनिफाइड है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्लेबिसाइट? तो आप इस टर्म प्लेबिसाइट से क्या समझते हैं? Answer is A, a direct vote by which all the people of a region are asked to accept or reject a proposal. ये एक डायरेक्ट वोट है जिसमें एक पर्टिकुलर रीजन के लोगों से डायरेक्टली पूछा जाता है कि आप किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं. तो ये पार्ट जो है ज़्यादातर हमें कहाँ देखने को मिलता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में. देखिए डेमोक्रेसी जो है वो दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. इंडिया कैसा है? इनडायरेक्ट है, जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो मतलब हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं, जबकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी में लोगों का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है. उसमें 4 पिलर्स होते हैं. एक तो हो गया रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल और प्लेबिसाइट. ये डायरेक्ट वोट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन टेक प्लेस? तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन कौन से ईयर में हुआ था? आंसर इज बी, 1789. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल कोड ऑफ 1804 इज यूजली नोन एज. जो सिविल कोड है 1804 का उसे हम क्या कहते हैं? आंसर इज ए, नेपोलियनिक कोड. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द सिविल कोड ऑफ 1804? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सिविल कोड ऑफ 1804 के बारे में सही है? आंसर इज डी, ऑल द अबव. It did away with all the privileges based on birth, established equality before the law and secured the right to property. तो ये नेपोलियन ने इस्टेब्लिश किया था और इसने जितने भी जो प्रिविलेजेस होते थे बर्थ के बेसिस पे उनको ख़त्म किया और मेरिट के बेसिस पे कर दिया. इसने इक्वालिटी इस्टेब्लिश कर दी बिफोर लॉ और सभी को सिक्योर किया द राइट टू प्रॉपर्टी. तो सिविल कोड ऑफ 1804 को किसने इस्टेब्लिश किया था? नेपोलियन ने. तो नेपोलियन ने सिंप्लीफाई किया और भी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स को. फ्यूडल सिस्टम जिसमें लैंडलॉर्ड्स का वर्चस्व होता है उसको भी अबोलिश किया और फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडम एंड मेनोरियल ड्यूज. और जो पीजेंट्स होते हैं उन्हें बॉन्डेड लेबर से और मेनोरियल ड्यूज से जो बकाया रहता है उन सभी से फ्री कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज जॉल-वेरन? तो जॉल-वेरन क्या था? Answer is C, a customs union formed at the initiative of Prussia in 1834. ये एक customs union था जिसे प्रशिया के इनिशिएटिव से 1834 में बनाया गया था. एक्चुअली क्या हो रहा था कि मार्केट जो नेशंस थे वो यूनिफाइड नहीं थे और मार्केट जो था वो फ्रैगमेंटेड था. हर छोटे छोटे पॉइंट्स पर इन्हें टैक्स देना पड़ रहा था, कस्टम्स पे करना पड़ता था, जिसको प्रशिया ने इनिशिएटिव के मदद से कस्टम्स यूनियन बनाया गया और इसने जो करेंसी जो 30 करेंसीज थी ओवर उनको 2 तक रिड्यूस किया और टैक्स बैरियर्स को, टैरिफ बैरियर्स को, ये सबको कम किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर मार्क द डिफीट ऑफ नेपोलियन? तो कौन से ईयर में नेपोलियन की डिफीट हुई? आंसर इज डी, 1815 at the Battle of Waterloo. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द होस्ट ऑफ वियना कांग्रेस ऑफ 1815? तो वियना कांग्रेस के होस्ट कौन थे? आंसर इज बी, द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक.
Next question. Which treaty drew up with the object of undoing most of the changes that had come about in Europe during Napoleonic Wars? तो ऐसी कौन सी ट्रीटी थी जिसका एम क्या था? अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस जो कि यूरोप में हुए थे नेपोलियनिक वॉर्स के दौरान. आंसर इज बी द ट्रीटी ऑफ वियना 1815. इस ट्रीटी का एम क्या था, मेन इंटेंशन क्या था? वॉज टू रीस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप. और ये मैप देख सकते हैं ट्रीटी ऑफ वियना 1815 के बाद जो यूरोप की स्टेट थे वो कैसे थे. तो ये क्या था? बेसिकली रीस्ट्रक्चर करना था यूरोप को, जैसा यूरोप नेपोलियन के वॉर्स होने से पहले था वैसा रीस्टोर करना था. Next question. Napoleon's administrative measures had created German confederations of. तो नेपोलियन के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ने कितने सारे जर्मन कन्फेडरेशंस क्रिएट किए थे? आंसर इज बी 39 स्टेट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु सेट अप द अंडरग्राउंड सोसाइटी यंग इटली? यंग इटली जो कि एक अंडरग्राउंड सोसाइटी थी उसको किसने इस्टेब्लिश किया था? आंसर इज सी जिसेप्पी मजीनी. ये एक इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज जिसेप्पी मजीनी? तो जिसेप्पी मजीनी कौन थे? आंसर इज डी ऑल द अबव. अ रिवॉल्यूशनरी, ऑपोजर ऑफ मोनार्की एंड सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. तो ये क्या थे? एक क्रांतिकारी थे. ये मोनार्की को अपोज कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि इटली में कैसा हो, डेमोक्रेटिक सिस्टम आ जाए. तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं मजीनी को एंड द फाउंडिंग ऑफ यंग यूरोप इन बर्न. तो इन्होंने दो अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई, यंग इटली इटली में और यंग यूरोप बर्न में. ये कार्बोनेरी सोसाइटीज थी, यानी कि जो गवर्नमेंट के नजरों से बचा के जिनमें काम होता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. whom did Metternich describe as the most dangerous enemy of our social order? तो मेटरनिक ने किसको डिस्क्राइब किया है? द चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया जो कि मेटरनिक है, उसने किसे कहा कि द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर? आंसर इज बी जिसेप्पी मजीनी. इसके बारे में ऐसा बोला गया मेटरनिक के द्वारा. Next question. Which revolution was marked by installing of constitutional monarchy under Louis Philippe at its head? तो कौन सा revolution था जिसका रिजल्ट क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को लुइस फिलिप के अंडर इंस्टॉल किया गया? फ्रांस से रिलेटेड है ये क्वेश्चन. आंसर इज ए जुलाई रिवोल्यूशन 1830. Next question. Who remarked when France sneezes, the rest of the Europe catches cold? तो ये वर्ड्स किसके हैं कि जब फ्रांस स्नीज करता है तो बाकी का जो यूरोप है वो उसे कोल्ड हो जाता है. इससे कहने का सेंस ये है कि जो कुछ भी फ्रांस में होता है, रिवोल्यूशंस हो या कोई भी नेशनलिज्म की फीलिंग हो, ये सारी फीलिंग्स जो है यूरोप में भी स्प्रेड होने लग जाती है. तो ये वर्ड्स किसके हैं? आंसर इज ए मैटरनिक. ये वर्ड्स इसके हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कई बार बोर्ड्स एग्जाम्स में भी 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ चुका है कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेस कोल्ड. इट इज रिमार्क्ड बाय चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया मेटरनिक. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच एम्पायर हैज ग्रीस बीन अंडर सिंस 15th सेंचुरी? तो ग्रीस कौन से एम्पायर के अंडर था 15th सेंचुरी से? आंसर इज बी ऑटोमन एम्पायर. इस एम्पायर के अंडर ग्रीस था. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? तो वो कौन सी ट्रीटी थी जिसने ग्रीस को रिकॉग्निशन दिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन? आंसर इज बी द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ईयर डिड द ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगिन? तो कौन सी ईयर में ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस शुरू हो गया था? आंसर इज ए 1821. तो ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1821 में शुरू हुआ. ग्रीक जो है वो ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था और ये स्ट्रगल हुआ. फिर 1832 में बाय ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ग्रीस को क्या मिल गया? इंडिपेंडेंट नेशन का रिकॉग्निशन.
Next question, which of the following is not true about romanticism, romantic artists and poets generally? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट मूवमेंट रोमांटिसिज्म के बारे में सही नहीं है? रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स जनरली उनका नेचर कैसा होता था? तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है. आंसर इज ए, admire द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस. ये स्टेटमेंट गलत है इन आर्टिस्ट और पोइट्स के बारे में. ये एक्चुअली क्रिटिसाइज करते थे अबाउट द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड रीजन. इनका फोकस किस पे रहता था? इमोशंस पे, इंस्टीट्यूशंस एंड मिस्टिकल फीलिंग्स पे. और ये एफर्ट्स करते थे अपने पेंटिंग्स के थ्रू, डांस, म्यूजिक, स्टोरीज के थ्रू टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज और कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ नेशन. तो ये सब है मूवमेंट रोमांटिसिज्म के बारे में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सोशल ग्रुप्स बिगेन टू यूज पॉलिश एज अ मीन्स ऑफ वेपन अगेंस्ट रशियन अग्रेशन. तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सोशल ग्रुप था जिसने पॉलिश लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट कर दिया एज अ मीन्स ऑफ वेपन अगेंस्ट रशियन अग्रेशन. आंसर इज सी, क्लर्जी. जो चर्च के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लर्जी. इन्होंने पॉलिश लैंग्वेज का यूज करना शुरू कर दिया रशियन अग्रेशन के लिए. द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज अ सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस. और ये एक रोमांटिसिज्म का ही एग्जाम्पल था कि कैसे लैंग्वेज के थ्रू ये क्या कर रहे थे? एक शेयर आइडेंटिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर कॉल्ड एज जंकर्स ऑफ प्रशिया. तो हम जंकर्स ऑफ प्रशिया किन्हें कहते हैं? आंसर इज डी, द लार्ज लैंड ओनर्स. इन्हें क्या कहा जाता है? जंकर्स ऑफ प्रशिया. एक्चुअली जो 1848 में जो नेशनलिज्म हुआ था और जो बहुत सारे 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि फ्रैंकफर्ट पार्ले में पहुंच गए थे चर्च सेंट पॉल में, और वहाँ पे वो मोनार्की को क्या प्रपोजल दे रहे थे कि अब से जो मोनार्की पावर से वो कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल करेगा. तो उसे मोनार्की ने, फेडरिक विलियम फोर ने क्या किया था? रिजेक्ट कर दिया था. और उन्हें सपोर्ट करने में कौन कौन थे? और मोनार्कीज थे, अरिस्टोक्रेसी थे, और ये लार्ज लैंड ओनर्स थे लैंड ओनर्स, जिन्हें क्या कहा जाता है? जंकर्स ऑफ प्रशिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ऑटो वॉन बिस्मार्क. तो ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन थे? आंसर इज चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रशिया. तो ये प्रशिया के चीफ मिनिस्टर थे जिन्हें कहा जाता है द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन. Next question, who was proclaimed as the German emperor in a ceremony held at Versailles in January 1871. तो हमें बताना है कि जर्मनी का सम्राट किसे बनाया गया था एक सेरेमनी को हेल्ड करके जनवरी 1871 में वर्साइल्स पैलेस में. आंसर इज सी, कैसर विलियम वन. तो ये यूनिफाइड जर्मनी के सम्राट बनाए गए थे. Next question, on the bitterly cold morning of 18 January 1871, an assembly comprising the princes of German states, representatives of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Otto von Bismarck, gathered in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by Kaiser William I of Prussia. तो हमें बताना है कि 18 जनवरी 1871 को एक सभा को एकत्रित किया गया जहाँ पे सारे प्रिंसेस थे जर्मन स्टेट्स के, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स थे जिसमें चीफ मिनिस्टर बिस्मार्क भी गैदर हुए थे. और वो जगह कौन सी थी? वर्साइल्स पैलेस में, जहाँ पे नए सम्राट जर्मन एम्पायर कैसर विलियम को घोषित किया गया था, सम्राट बनाया गया था. तो हमें बताना है कि वो जगह कौन सी थी. आंसर इज डी, हॉल ऑफ मिरर्स. ये पिक्चर है हॉल ऑफ मिरर्स की. तो अब हम जर्मन यूनिफिकेशन को समराइज करेंगे. बैकग्राउंड देखते हैं. तो नेपोलियन ने क्या किया था कि जर्मन कन्फेडरेशंस को 39 पार्ट्स में, 39 कन्फेडरेशंस में क्रिएट कर दिया था जब ट्रीटी ऑफ वियना हुई, जिसका एम क्या था कि रीस्ट्रक्चर करना है यूरोप को नेपोलियनिक वॉर्स के पहले वाले सिचुएशन में. तो उस समय ये जो 39 जर्मन कन्फेडरेशन थे इनको टच नहीं किया गया, इनको रीस्ट्रक्चर नहीं किया गया. अब बात करते हैं रशिया की हिस्ट्री की. तो 1848 में जो नेशनलिज्म चल रहा था उस समय 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो कि वोटिंग के आधार पर, सफरेज के आधार पर चुने गए थे, इनमें वुमेन को द राइट टू वोट नहीं मिला था. ये लोग कहाँ गैदर हो गए? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में. कहाँ पे? चर्च सेंट पॉल में. और इन्होंने डिमांड रखा कि मोनार्की को पार्लियामेंट्री कंट्रोल करेगा, जिसे फेडरिक विलियम फोर ने
उस समय प्रशिया का राजा कौन है? फेडरिक विलियम फोर। उसने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, सपोर्टेड बाय अरिस्टोक्रेसी एंड जंकर्स। अब हम देखेंगे कि ये जो रिजेक्शन मिला इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, उसके बाद फिर जर्मन यूनिफिकेशन में क्या क्या स्टेप्स थे आगे, स्टेप्स टुवर्ड जर्मन यूनिफिकेशन। अब सारा भार चीफ मिनिस्टर ओटो वन बिस्मार्क पे आ गया, जिन्हें कहा जाता है आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। 3 वॉर्स ओवर 7 ईयर्स, तो 7 सालों में 3 वॉर्स लड़े गए, जिसमें प्रशिया जो है विक्टोरियस रहा ऑस्ट्रिया के ऊपर, डेनमार्क के ऊपर और फ्रांस के ऊपर। और इस तरह से 18 जनवरी 1871 को कैसर विलियम वन, जो कि अब प्रशिया के राजा हैं, ये क्या बन गए? जर्मनी के पूरे जर्मन एम्पायर के सम्राट बन गए। और ये सेरेमनी कहाँ हुई? हॉल ऑफ मिरर्स में, वर्साइल्स पैलेस में। तो ये था जर्मन यूनिफिकेशन का प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज विक्टर इमानुअल टू? तो विक्टर इमानुअल टू कौन थे? आंसर इज ए, रूलर ऑफ सार्डिनिया पेडमोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ किंग विक्टर इमानुअल टू? तो किंग विक्टर इमानुअल टू के चीफ मिनिस्टर कौन थे? आंसर इज सी, कावूर, काउंट कमीलो डी कावूर। Through a tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardinia-Piedmont succeeded in defeating Austrian forces in 1859. तो विक्टर इमानुअल के चीफ मिनिस्टर कावूर ने एक ऐसा अलायंस किया, डिप्लोमेटिक अलायंस किया फ्रांस के साथ, जिसकी मदद से सार्डिनिया पेडमोंट, जिसके राजा विक्टर इमानुअल टू थे, ये सक्सेस मिला इनको इन डिफीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861? तो यूनाइटेड इटली का किंग किसे प्रोक्लेम किया गया था 1861 में? आंसर इज ए, विक्टर इमानुअल टू। तो किंग विक्टर इमानुअल टू जो थे वो यूनाइटेड इटली के भी किंग हो गए 1861 में। आप पिक्चर में गरिबाल्डी को देख सकते हैं, हीरो ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। जिस इस पिक्चर में गरिबाल्डी किंग विक्टर इमानुअल टू को बूट्स पहनने में हेल्प कर रहे हैं। हम इनका रोल देखेंगे आगे इटालियन यूनिफिकेशन में। अब हम समराइज करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली को। बैकग्राउंड देखते हैं। नेशनल फ्रैगमेंटेशन, इटली जो है नेशनली फ्रैगमेंटेड था 7 स्टेट्स में। कितने स्टेट्स में? 7 स्टेट्स में। सार्डिनिया पेडमोंट, जिसके रूलर किंग विक्टर इमानुअल थे, ये इकलौता इटालियन प्रिंसली हाउस था जिसपे सार्डिनिया पेडमोंट पे इसका रूल चल रहा था। नॉर्दर्न पार्ट किसके रूल के अंडर था? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स रूलर्स के। सेंट्रल पार्ट जो है, सेंट्रल पार्ट जो इटली का होता है, वो किसके रूल के अंडर था? पोप के, यानी कि पैपल किंगडम कहते हैं, जिसमें पोप का रूल हो। तो साउथ में जो थे और जो सदर्न पार्ट है इटली का, उसमें हम देख रहे हैं कि बर्बन किंग्स थे स्पेन के वहाँ का रूल चल रहा था। तो इस तरह से हिस्ट्री है इटली की कि कौन से पार्ट में किसका रूल था। अब बात करते हैं रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग्स की। जेसीपी मजीनी, जिन्होंने कार्बोनेरी ऑर्गेनाइजेशन यंग इटली का फॉर्मेशन किया, ये सब चाह रहे थे कि इटली यूनिफाइड हो, डेमोक्रेसी आए। और 1831 में और 1848 में जो ये रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग्स है, इन सबको रिप्रेस कर दिया गया। अब हम देखते हैं स्टेप्स टुवर्ड्स इटालियन यूनिफिकेशन। तो सार्डिनिया पेडमोंट के रूलर किंग विक्टर इमानुअल टू पे ये सब रिवॉल्यूशन सप्रेस होने के बाद सारा भार इन पर आ गया इटालियन यूनिफिकेशन का। इनके चीफ मिनिस्टर काउंट कमीलो कावूर ने एक टैक्टफुल अलायंस किया फ्रांस के साथ, जिससे कि इनको हेल्प हुआ ऑस्ट्रिया पे विक्ट्री पाने में 1859 में। 1859 में जब इन्होंने ऑस्ट्रियन पार्ट में जो रूल चल रहा था इटली के, उसे जब कैप्चर कर लिया। अब आगे देखते हैं जिसिपी गरिबाल्डी का रोल। तो जिसिपी गरिबाल्डी जॉइन द फ्रे मतलब वॉर को ज्वाइन कर लिया, और इन्होंने विजय प्राप्त किया किंगडम ऑफ टू सिलीसिलीज पे, जो कि जहाँ पे साउथ में है, और यहाँ पे बर्बन किंग्स का इन्फ्लुएंस था। बर्बन किंग्स यहाँ पे रूल कर रहे थे, तो इन्हें साउथ टू सिलीसिलीज से रिमूव कर दिया गरिबाल्डी ने लोकल पीजेंट्स के मदद से। और उसके बाद हीरो ऑफ इटालियन रिवोल्यूशन, इसलिए क्योंकि इतना बड़ा पार्ट अक्वायर करने के बाद इन्होंने ये सिली सीरीज का जो किंगडम था किंग विक्टर इमानुअल को सौंप दिया। और इस तरह से 1861 में इटली यूनिफाई हो गया अंडर किंग विक्टर इमानुअल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग नेशंस वर इन्वॉल्व्ड इन द एक्ट ऑफ यूनियन 1707? तो इनमें से कौन से नेशंस थे जो कि एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में इन्वॉल्व्ड है?
आंसर इज डी, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। तो ये जो यूनियन है, एक्ट ऑफ यूनियन 1707, इससे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड एक हो गए और उसके बाद से ग्रेट ब्रिटेन का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वर मरियन एंड जर्मेनिया। तो मरियन और जर्मेनिया कौन थे? आंसर इज बी, फीमेल एल्गरीज ऑफ फ्रांस एंड जर्मनी रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो में इन सबको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, तो आप अगर चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये दोनों क्या है? फीमेल एल्गरीज हैं, एक तरह से कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन है। जो मरियन जो है फ्रांस के लिए और जर्मेनिया जर्मनी के स्टेट के लिए। Next question. In visual representations, Germania wears a crown of oak leaves as the German oak stands for. तो इस visual representation में आप जर्मेनिया को crown of oak leaves पहने हुए देख सकते हैं। oak leaves से बना हुआ टियारा क्राउन पहने हुए देख सकते हैं। तो इसमें हमें बताना है कि जर्मन ओक जो है वो किसे सिंबलाइज करता है। आंसर इज ए, हीरोइज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेज ऑफ द राइजिंग सन सिंबलाइज्ड। जो सिंबल है रेज ऑफ राइजिंग सन, इसका मतलब क्या होता है? आंसर इज बी, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा। अब यहाँ पे ये सारा दिया गया है मीनिंग ऑफ द सिंबल, तो इन सभी को याद करना होगा। देखिए, ब्रोकन चेन्स क्या सिंबलाइज करते थे? बीइंग फ्रीड। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर स्ट्रेंथ। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हीरोइज्म। स्वॉर्ड, readiness to fight. Olive branch around the sword, willingness to make peace. Black, red, and gold tricolor. Flag of liberal nationalist in 1848, banned by dukes of German states, and rays of the rising sun, beginning of new era. तो ये सारे symbols हैं और उनके meanings हैं और इन्हें याद करना चाहिए। Next question. The most serious source of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the, जो सबसे serious nationalist tension हो रहा था यूरोप में 1871 के बाद में, कौन से एरिया में हो रहा था? क्या कहलाता था वो एरिया? आंसर इज बी, बाल्कन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ब्रेक आउट। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब शुरू हो गया? आंसर इज ए, 1914। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में ख़त्म हो गया। उसी तरह से वर्ल्ड वॉर सेकेंड 1939 में स्टार्ट हुआ और 1945 में ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं और इन सभी को आपको लर्न करना चाहिए। So in this way, we discussed some important MCQs or multiple choice questions with solutions of class 10th histories chapter first, which is the rise of nationalism in Europe. So अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।